हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। मैं हूं आरती छावड़ी। कुछ ही दिन बचे हैं अब यूपीएससी प्रीलिम्स के, और हम यहां पर एक और सेशन बुद्धिज्म इन वन शॉट में रिवाइज करेंगे। देखो, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, अगर आपको ये पर्टिकुलर सेशन जो है ये रिविजन सेशन होगा तो ये थोड़ा फास्ट चलेगा। ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा जो लास्ट टाइम पे यहाँ पे इस टॉपिक को रिवाइज करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा तेज़ चलेगा। यहाँ पे फ्लो में हो सकता है मैं चीज़ें थोड़ा डेप्थ में भी एक्सप्लेन करने लग जाऊँ, लेकिन मैं अपने आप को यहाँ पर बहुत सीमित रखूँगी। और अगर आपको यहाँ पे बुद्धिज़्म एज़ अ फ़िलॉसफ़ी पढ़ना है, तो बुद्धिज़्म एज़ अ फ़िलॉसफ़ी समझने के लिए देयर इज़ अनदर वीडियो जो आप इसी चैनल पर मेरी सर्च कर सकते हैं। बट दिस पर्टिकुलर सेशन इज़ फॉर रिविज़न पर्पस। इससे पहले मैंने जैनिज़्म इन वन शॉट रिवाइज़ करवाया था, अब हम बुद्धिज़्म रिवाइज़ करेंगे। इसमें लिटरेचर इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लिटरेचर मैं ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट जो है उसमें जाकर आर्ट एंड कल्चर का एक पूरा प्लेलिस्ट है मेरा, उसमें लिटरेचर देख सकते हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म सभी चीज़ों का। बट रेस्ट यहाँ पर फ़िलॉसफ़ी वगैरह स्कूल्स जो हैं वो सब कुछ हम रिवाइज़ करेंगे। पीवाईक्यूज़ में भी जो भी वर्ड्स हमें मिले हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिए हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ की है जो जैनिज़्म में हमने की थी। यहाँ पर भी मैंने सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिख लिए हैं और उन्हीं को एक्सप्लेन करते हुए मैं रिवाइज़ करवाऊँगी। देखिए, रिविज़न पर्पज़ के लिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि आप देखेंगे कि एक गणराज्य हुआ करता था। एक गणराज्य, एक रिपब्लिकन क्लेन जो कि आपका जो कोसला महाजनपद था उसी के अंदर आता था। इसका नाम था शाक्य गणराज्य, और ये जो शाक्य गणराज्य था इसके राजा का नाम शुद्धोधन था। अब शुद्धोधन जो है उनकी वाइफ है महामाया, और ये यहाँ पर काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये एक बच्चे को जन्म दें। अलग अलग रिचुअल्स, हवन वगैरह सब कुछ करते रहते हैं। एक दिन फिर महामाया को रात में सपना आया, और उस सपने में उन्होंने सफ़ेद रंग का एक हाथी अपने गर्भ में, अपने वोम में एंटर होते हुए देखा। सबने इस सपने को बहुत ही शुभ माना, और उसके बाद देखा गया कि महामाया जो है वो यहाँ पर गर्भवती हुई, शी कंसीव्ड। अब वो अपनी दासियों के साथ यहाँ पे लुम्बिनी के जो जंगल हैं उसमें ट्रैवल कर रही थी, और उनको यहाँ पर प्रसव पीड़ा हुई, लेबर पेन हुआ, और उन्होंने यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन में एक साल के पेड़ की ब्रांच को पकड़ के एक बच्चे को जन्म दिया। इसी बच्चे का नाम यहाँ पर सिद्धार्थ रखा गया। अब सिद्धार्थ जो हैं उनके जन्म के कुछ ही दिनों के बाद महामाया की डेथ भी हो जाती है, और सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी जो मौसी है गौतमी, महाप्रजापति गौतमी, वो आपको करती हुई नजर आएंगी। अब होता क्या है कि यहाँ पे ऋषि वगैरह को तो बुलाते ही हैं बच्चे की कुंडली वगैरह, भविष्यवाणी वगैरह पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही द्रोणा नाम के एक ऋषि आए, उन्होंने यहाँ पर कहा कि ये जो बच्चा है सिद्धार्थ, ये बड़े होके महान तो बनेगा, या तो ये महान राजा बनेगा, ये या फिर ये एक महान तपस्वी सन्यासी कुछ बनेगा। तो अब शुद्धोधन जो थे ना उनको बड़ी टेंशन होने लग गई, क्योंकि वो तो एक सक्सेसर चाहते हैं। तो यहाँ शुद्धोधन ने पूरी कोशिश की कि वो सिद्धार्थ को मटेरियलिस्टिक बनाए। बचपन से हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई, उन्हें कभी महल के बाहर नहीं जाने दिया गया, उन्हें कभी दुख का अनुभव जो है वो नहीं करने दिया गया। सिद्धार्थ बड़े हुए, बड़े होने के बाद उनकी शादी यशोधरा नाम की एक प्रिंसेस से भी की जाती है, और उनका एक पुत्र, एक बेटा भी जन्म लेता है जिसका नाम राहुल है। लेकिन वो हमेशा व्याकुल रहते थे कि मैं महल के बाहर जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि महल के बाहर का जीवन कैसा है, क्योंकि यही तो वो प्रजा है जिसके ऊपर मुझे आगे चलकर रूल करना है। और इसी वजह से वो जिद करते रहते। तो एक दिन शुद्धोधन ने यहाँ पर पूरी प्लानिंग की कि ठीक है, सिद्धार्थ को पहली बार महल के बाहर भेजेंगे। लेकिन वो जो प्लानिंग थी ना उसमें प्रजा के सभी लोगों को कह दिया था कि सिद्धार्थ आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर उनका बहुत ही खुशी से स्वागत करना है। तो यहाँ पे सिद्धार्थ जो है वो पहली बार महल के बाहर निकले, लेकिन सब एक सेटअप की तरह था। एवरीवन वाज हैप्पी, उनके लिए चेयर कर रहे थे, एंड सिद्धार्थ वाज आल्सो हैप्पी। तो सिद्धार्थ को लगा कि जैसे मैं खुश रहता हूँ वैसे दुनिया भी खुश रहती है, और खुश रहना ही, खुशी ही यहाँ पर जीवन का सच है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन यहाँ पर सिद्धार्थ बिना अपने पिता को बताए
अपने सारथी चन्ना के साथ रथ में बैठकर महल के बाहर चले गए। अब चीज़ें पहले से प्लान तो नहीं थी, प्री प्लान नहीं थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि अब वो जो जीवन देखने वाले हैं वो जीवन का सच होगा। तो उन्होंने यहाँ पर 4 दृश्य देखे, 4 चीज़ें देखी। क्या थी वो 4 चीज़ें? उन्होंने सबसे पहले एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही बीमार व्यक्ति को देखा और उसके बाद एक मृत शरीर, एक डेड बॉडी को देखा। सिद्धार्थ बहुत टेंशन में आ गए क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। चन्ना ने उन्हें बताया कि ये जीवन के सच हैं, हम बूढ़े होंगे, बीमार होंगे और एक दिन मर जाएंगे। तो ये सुनकर सिद्धार्थ जो है वो टेंशन में आ गए। फिर वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक सन्यासी, एक तपस्वी, एक मॉन्क को देखा जिसके चेहरे के ऊपर किसी तरह की शिकन, कोई टेंशन नहीं थी। तब चन्ना ने कहा कि देखो, ये यहाँ पर जीवन की बहुत सी चीज़ों से डिटैच हो चुका है, इस वजह से इसके जीवन, इसके चेहरे पर वो स्ट्रेस, वो डिप्रेशन, वो टेंशन जो है वो हमें नज़र नहीं आती है। एंड सिद्धार्थ ने भी तय किया कि वो भी यही जीवन जिएंगे, लेकिन वो तपस्वी या मॉन्क का जीवन जीने के साथ साथ जीवन के और भी अन्य सत्य जो है उनको खोजना चाहते थे। और उसी रात यहाँ पर अपने बेटे राहुल और अपनी वाइफ यशोधरा को सोता हुआ छोड़कर वो घर से निकल गए। इसी इवेंट को यहाँ पर महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। वो अपने प्रिय घोड़े कंथक पर गए थे कुछ दूर, उसके चन्ना भी साथ गए थे, लेकिन चन्ना को यहाँ पर घोड़ा सौंपा और कहा अब तुम घर लौट जाओ, अब इसके आगे की जर्नी मैं खुद ही तय करूँगा। अब उन्हें एक टीचर की तलाश थी, एक ऐसा टीचर जो उनको सिखा सके, बता सके कि मेडिटेशन कैसे करते हैं। और उनकी मुलाकात यहाँ पर अलारा कलाम से हुई। अलारा कलाम ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया, लेकिन सिद्धार्थ सेटिस्फाइड नहीं थे। उसके बाद एक और टीचर से उनकी मुलाकात होती है जिन्हें हम उदक कहते हैं। उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा, मेडिटेशन के अलग अलग लेवल सीखे, लेकिन अगेन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। दूसरे जो स्टूडेंट्स थे इन टीचर्स के, वो सिद्धार्थ से इंस्पायर होने लग गए कि सिद्धार्थ कितने फास्ट लर्नर हैं और ये ज़रूर कुछ बड़ा अचीव करेंगे। तो आप देखेंगे कि सिद्धार्थ के पीछे पीछे यहाँ पर 5 स्टूडेंट्स चल दिए। तो अब सिद्धार्थ हैं और उनके साथ उनके 5 डिसाइपल्स हैं और वो सत्य, ट्रुथ, जीवन के सच को जानना चाहते हैं। कुछ वर्ड्स आपने देखा होगा, मैंने ड्रॉप किए, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमारे स्टोरी लाइन में ये थोड़ा बाद में आएंगे, इसीलिए मैंने इन्हें छोड़ा है। आगे देखते हैं। अब ये जो 5 डिसाइपल्स हैं, इनके साथ वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर जंगल में घूम रहे हैं। फिर वो एक जगह ठहर गए, उन्होंने मेडिटेशन स्टार्ट किया। अब गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ जो हैं, उन्होंने यहाँ पर मेडिटेशन शुरू किया। वो बैठे और उन्होंने तय कर लिया कि जब तक मुझे ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, जीवन का सच नहीं पता चल जाएगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। अब आप सोचोगे जीवन का सच एक जगह बैठ के थोड़ी पता चलता है, उन्हें घूमना चाहिए था, एक्सप्लोर करना चाहिए था। बट कभी कभी क्या होता है कि जब हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको खगोलना शुरू करते हैं, तो भी हमें जीवन के काफ़ी सच जो है वो पता चलते हैं, और वही मेडिटेशन के थ्रू हो रहा है। तो सिद्धार्थ बैठ गए और उन्होंने तय किया कि जब तक मुझे जीवन के सभी सच नहीं पता चल जाते, मैं नहीं उठूंगा। लेकिन इस चीज़ में उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उन्होंने यहाँ पर बहुत कमज़ोर हो गए, वो उनकी हड्डियाँ, उनकी रिब्स नज़र आने लग गई। एंड तब उनके दिमाग में बत्ती जली और उन्होंने देखा कि अरे, ऐसा करने से तो मेरी मृत्यु हो जाएगी और मैं किसी सच को नहीं जान पाऊंगा। सो फाइनली बुद्धिज़्म का पहला सिद्धांत सामने आया, जिसे हम मध्यमक या मध्यम मार्ग कहते हैं। मध्यम मार्ग का मतलब होता है मिडिल पाथ, यानी कि बैलेंस्ड लाइफ। हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी चाहिए, हमें यहाँ पर एक्सट्रीमिटीज़ को फॉलो नहीं करना चाहिए। मतलब सिद्धार्थ अब टाइम पर खाना भी खाएंगे और टाइम पर मेडिटेशन भी करेंगे, किसी भी चीज़ में वो अति नहीं करेंगे। यही है मध्यम मार्ग। अब पास के ये गांव में एक सुजाता नाम की मेडन थी, और वो यहाँ पर तय करती है कि मैं रोज़ खाना ले जाया करूँगी, खीर ले जाया करूँगी सिद्धार्थ के लिए, ताकि उन्हें घर घर जाके भटकना ना पड़े, भिक्षा ना मांगनी पड़े, और वो अपने मेडिटेशन पे फोकस करें। तो सुजाता को आते देख उन 5 डिसाइपल्स ने ये सोचा कि यार, शायद सिद्धार्थ जो है वो अब अपने पथ से भटक चुके हैं, और वो तो यहाँ पर खाने में व्यस्त रहते हैं और सुजाता से मिलने में व्यस्त रहते हैं, तो शायद अब वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और उनके जो 5 डिसाइपल्स थे, उनके जो 5 स्टूडेंट्स थे, उन्होंने सिद्धार्थ को छोड़ दिया। अब सिद्धार्थ अकेले हैं और इस जर्नी में अब वो अकेले ही आगे बढ़ेंगे। और एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बोध गया में
निरंजना नदी के पास यहाँ पर सिद्धार्थ जो हैं वो बुद्ध बने, यानी कि ही गॉट एनलाइटेंड। उन्हें जीवन के सारे सच जो हैं वो यहाँ पर पता चले। जब उन्हें वो नॉलेज गेन हुई, इस पर्टिकुलर इवेंट को बुद्धिज़्म में निर्वाण कहा जाता है। एंड उन्होंने यहाँ पर इस नॉलेज को सबसे पहले उन्हीं 5 डिसाइपल्स को शेयर करने की ठानी। तो वो गए यूपी के सारनाथ, बोध गया बिहार में है, याद रखिएगा। यूपी के सारनाथ में डियर पार्क है, वहाँ पर वो गए और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ पे पहला प्रवचन जो था, अपना पहला उपदेश जो था, फर्स्ट सरमन वो दिया। ये जो इवेंट है इसको हम धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो टीचिंग है, क्या ज्ञान दिया है गौतम बुद्ध ने, ऐसा क्या ज्ञान दिया? तो उन्होंने यहाँ पर बात की आर्य सच की। उन्होंने कहा कि 4 सच होते हैं जीवन के। उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे पहला सच है दुख। सबके जीवन में दुख है, किसी ना किसी प्रकार का दुख है। हमें लगता है कि सिर्फ हमारी लाइफ में दुख है, ऐसा नहीं, सभी के जीवन में दुख है। दुख जीवन का सच है। दुख के पीछे के कारण भी होते हैं, समुदाय भी है, कारण भी है, और कारण है इच्छाएं। हम इच्छाएं रखते हैं, इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, कुछ पूरी होती है, कुछ नहीं पूरी होती। जो नहीं पूरी होती हैं वो यहाँ पर दुख का कारण बनती हैं। तो इच्छाएं हैं, इसीलिए दुख है। तो यहाँ तक तो गौतम बुद्ध की फिलॉसफी जो थी वो थोड़ी पेसिमिस्टिक लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि निरोध भी किया जा सकता है, मतलब इस दुख जो है उसको हटाया भी जा सकता है। कैसे? तो उन्होंने यहाँ पर मार्ग दिया, अष्टांगिका मार्ग। एक ऐसा मार्ग जिसमें 8 अष्ट अंग होंगे। क्या क्या? अष्टांगिका मार्ग जो है, 8 फोल्ड पाथ जो है, उसमें क्या क्या बात कही गई है तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो राइट स्पीच, जिसका मतलब हुआ जो भी वर्ड्स आपके मुंह से निकलते हैं ना वो अपलिफ्टिंग हो, किसी को दबाने की कोशिश ना करें। अच्छे शब्द, राइट स्पीच। राइट एक्शन मतलब आपके कर्म, एक्शंस जो हैं वो यहाँ पर अच्छे होने चाहिए। राइट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी जीवन यापन करने का तरीका सही होना चाहिए, उसमें करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए। राइट एफर्ट्स, किसी भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो उसमें जो एफर्ट, एनर्जी लगा रहे हो वो सही लगाओ, अदरवाइज परिणाम आपके अनुकूल नहीं होगा और वो आपको दुख देगा। इसके साथ साथ राइट माइंडफुलनेस, माइंडफुल होना मतलब अवेयर होना, दुनिया के बारे में नहीं, अपने बारे में। एक व्यक्ति को अपने बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है और कितनी काबिलियत रखता है। राइट कॉन्सेंट्रेशन मतलब चीज़ों के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस, ध्यान केंद्रित करना भी हमें सीखना होगा। इसी तरीके से राइट विजन, आपका किसी भी चीज़ में आप कदम बढ़ा रहे हो तो उसके प्रति दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए। एंड राइट अंडरस्टैंडिंग या रिजॉल्व, किसी भी चीज़ का सही ज्ञान होना ज़रूरी है। गलत ज्ञान जो है वो दुख पहुंचा सकता है। तो ऐसे करके 8 फोल्ड पाथ जो हैं ये भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स में है। देखो वो सिद्धार्थ थे, लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो वाइज हो गए ना, इसी वजह से हमने उन्हें बुद्ध कहा। और गौतम वर्ड जो है वो उनकी फैमिली लाइन से आता है, तो तब वो कहलाए गौतम बुद्ध। उन्होंने यहाँ पर 80 साल की एज तक इसी तरह से अपनी टीचिंग्स को शेयर किया है। एंड एट द एज ऑफ 80 कुछ फूड पॉइजनिंग के चलते उनकी मृत्यु हो गई थी कुशीनगर में, कुशीनगर या कुशीनारा में। और इस इवेंट को हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, मतलब कि फाइनल ब्लो ऑफ। मतलब बुद्धिज्म में ये माना गया है कि आपको है ना, जैसे यूपीएससी के अटेम्प्ट्स होते हैं, वैसे ही हर जन जो है वो एक अटेम्प्ट मिल रहा है आपको जीवन के सच को जानने का। तो ये साइकिल चलती रहती है। जैसे मुझे ये लाइफ मिली है तो इट्स एन अटेम्प्ट, लाइफ को समझने का अटेम्प्ट है ये। अगर मैं जीवन के सच को इस लाइफ में नहीं समझ पाई तो मेरा पुनः जन्म होगा, और इस तरह से बर्थ और रीबर्थ की साइकिल चलती रहेगी। ये बुद्धिज्म में भी माना जाता है। लेकिन जिस पर्टिकुलर लाइफ में, जैसे मान लीजिए इसी लाइफ में मैंने जीवन के सच को जान लिया, तो अब वापस जन्म नहीं होगा। अब जो मेरी डेथ होगी इस लाइफ में वो फाइनल डेथ होगी, वो फाइनल मोक्ष, लिबरेशन होगा, और मैं बर्थ और रीबर्थ की इस साइकिल से फ्री हो जाऊंगी। तो महापरिनिर्वाण को फाइनल ब्लो ऑफ या फाइनल मोक्ष कहा गया है, क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे, सिद्धार्थ के रूप में जो जन्मे थे इस लाइफ में, वो जीवन के सच को समझ पाए और उन्होंने बर्थ और रीबर्थ की साइकिल से खुद को फ्री कर लिया। तो इसीलिए ये जो इवेंट है ये महापरिनिर्वाण कहलाता है।
ठीक है, हम गौतम बुद्ध को बुद्ध क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब कुछ वर्ड्स हैं जो पीछे रह गए थे, मैं उनको भी साथ में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, कपिलवस्तु बेसिकली वही रीजन है आपका जहाँ पर शाक्य गणराज्य हुआ करता था। अब आप देख सकते हो कि शाक्य गणराज्य का एक व्यक्ति जो है वो मुनि बन गया, तो गौतम बुद्ध को अक्सर शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध जो है उनको तथागत भी कहते हैं, जिन्होंने सच को जाना, तो इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है। अब यहाँ पे गौतम बुद्ध जो थे वो भिक्षु बने। भिक्षु का मतलब मॉन्क होता है। धीरे धीरे करके उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए जो गौतम बुद्ध वाली ही लाइफ जी रहे हैं, जीना शुरू करते हैं, मतलब वो मॉन्क बन जाते हैं या नन बन जाते हैं। भिक्षु या भिक्षुनी, भिक्षु या भिक्षुनी मतलब मेंडिकेंट्स बेसिकली, जो भिक्षा मांग कर खाएंगे। तो ये भिक्खु भिक्खुनी वर्ड लिखे हुए हैं, ये पाली भाषा के वर्ड है, लेकिन हिंदी या संस्कृत में हम इनको भिक्षु या भिक्षुनी कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है मारा। मारा को भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। मैंने अभी आपसे बात की थी कि हमारा जन्म होता है और जन्म के बाद जो है हमारी डेथ होती है और डेथ के बाद पुनः जन्म होता है। मतलब बेसिकली जो बर्थ आपको मिला है वो एक यूपीएससी के अटेम्प्ट की तरह है। अगर आप उस अटेम्प्ट में क्लियर कर जाते हैं तो आप यूपीएससी की साइकिल से फ्री हो जाते हैं री अटेम्प्ट की। वैसे ही यहाँ पर भी है। तो हमारा जन्म होता है, लेकिन हम यहाँ पर मारा, मारा का मतलब होता है इग्नोरेंस। हम अपने आंखों के आगे इग्नोरेंस का पर्दा रखते हैं, जीवन का जो सच है उसे एज इट इज नहीं देखते हैं और बहुत से इल्यूजन्स के पीछे, मारा मतलब इल्यूजन्स, इल्यूजन्स के पीछे, इग्नोरेंस के पीछे भागते रहते हैं जो सच नहीं है। तो हमें ये जन्म मिला था, लेकिन हम मारा के पीछे भागते रहे। इल्यूजन, इग्नोरेंस जो है वो हमारे जीवन में रहा, हमारी डेथ हुई, तो फिर वापस नेक्स्ट अटेम्प्ट मिलेगा और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया है? गौतम बुद्ध ने मारा विजय किया है। मारा विजय का मतलब हुआ उन्होंने इस राक्षस को, आप कह सकते हो इस इल्यूजन को, इस इग्नोरेंस को अपनी लाइफ से खत्म कर दिया। इसीलिए उनकी जो डेथ थी उसको हम महापरिनिर्वाण कह रहे हैं। डिजायर्स को तृष्णा भी कहते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक की चीजें बिल्कुल ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धिज्म जो है उसमें त्रिरत्न भी माने गए हैं। त्रिरत्न, आपने वो मंत्र सुना होगा, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि एंड संघं शरणं गच्छामि। तो बुद्ध, धम्म, संघ, ये 3 वर्ड्स जो है इनमें पूरा बुद्धिज्म समाया हुआ है और इन्हें बुद्धिज्म में त्रिरत्न के समान माना जाता है। ऐसा आप यहाँ पर देखेंगे। उपासक कौन होता है? उपासक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो घर नहीं त्यागेगा, घर नहीं छोड़ेगा, भिक्षु नहीं बनेगा, लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे जो आइडियाज हैं उनको कुछ हद तक अपनी लाइफ में उतारे और बुद्धिज्म और जैनिज्म की ग्रोथ में अपना सपोर्ट भी दे। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स थे जो कि उपासक के रूप में आपको दिखेंगे। वो भिक्षु नहीं बने, वो भिक्षुनी नहीं बने, बल्कि वो यहाँ पर बाहर रहते हुए ही बुद्धिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं और बुद्धिज्म की आइडियाज को कहीं ना कहीं जहाँ पर हो सके अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उतारते हैं। तो ये है उपासक। ओके, अब ये वर्ड है अन्नत और अनिच्छ। ये भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का ही पार्ट है। बुद्ध का कहना था कि जैसे हिंदुज्म में आत्मा को परमानेंट माना गया है, आत्मा जो जन्म नहीं लेती, जो कभी मरती नहीं, आत्मा जो एक से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेट करती है, वैसा कोई कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म में नहीं है। बुद्धिज्म में यहाँ पर अनंत वर्ड यूज हुआ है। अनंत का मतलब होता है नो सोल, नो आत्मा या नो सेल्फ। ऐसी कोई भी चीज नहीं है बुद्धिज्म में जो इमॉर्टल हो, जो मर ना सके। हर चीज जो है वो टेम्पररी है। तो अनंत का मतलब होता है नो सोल, लेकिन अनिच्छ का मतलब होता है टेम्पररी या इम्परमानेंस। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एक समय के बाद हर चीज खत्म हो जाएगी।
हिंदुज़्म में भी ऐसा ही है, लेकिन आत्मा को ज़रूर परमानेंट माना गया है, पर यहाँ पे बुद्धिज़्म में तो आत्मा भी नहीं। फिर बात आती है गॉड की। अब मैंने आपको कुछ दिन पहले जैनिज़्म इन वन शॉट कराया था। उसमें मैंने कहा था कि जैनिज़्म में गॉड माने गए हैं, लेकिन गॉड से भी ऊपर जिन्न जो हैं उन्हें माना गया है, यानी तीर्थंकर्स को। बट व्हाट अबाउट बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म में जितने भी टेक्स्ट है अभी तक, जो भी बुद्धिज़्म से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं, उनमें कहीं पर भी ईश्वर भगवान का जिक्र नहीं है, गॉड का जिक्र नहीं है। तो हमें पता ही नहीं है कि बुद्ध के क्या विचार थे गॉड को लेकर। वो मानते थे, नहीं मानते थे, हमें नहीं पता, क्योंकि देयर इज नो कमेंट। बुद्धिज्म पूरा साइलेंट है इस आइडिया के ऊपर। अब बात आती है कर्मों की। हम अक्सर यहाँ पे हिंदुज्म और जैनिज्म में जब कर्म की बात करते हैं तो हम प्रीवियस लाइफ के कर्म की भी बात करते हैं कि प्रीवियस लाइफ के जो कर्म हैं वो प्रेजेंट लाइफ पर असर डालेंगे, अफेक्ट करेंगे, राइट। लेकिन बुद्धिज्म में जिन कर्मों की बात की गई है वो प्रेजेंट लाइफ के कर्म हैं। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम पीछे क्या करके आए हो डजंट नो, आगे क्या करोगे पता नहीं, अभी प्रेजेंट तुम्हारे हाथ में है। तो अभी के जो एक्शंस हैं, कर्म हैं, उन्हें सुधारा जा सकता है, उन्हें ठीक किया जा सकता है। तो हाँ, कर्मों का कॉन्सेप्ट है। समाज में जो वर्ण और जाति प्रथा थी वो उसे भी अपोज करते हुए दिखते हैं। बुद्धिज्म में एक और आइडिया आता है, पतिच्छ संपदा। अभी पतिच्छ संपदा मैं कहूंगी आप पढ़ लिया है आपने। दैट इज, पतिच्छ मतलब इच्छाओं से चिपके रहने की वजह से आपको नया जन्म मिलता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि हर चीज जो हो रही है, हर घटना जो हो रही है, हर फिनोमिना जो आप अपने आसपास होते देख रहे हैं ना, उसका कोई ना कोई कॉज है। मतलब जैसे आपका पुनर्जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ, वापस से जन्म हुआ, तो उसके पीछे का कॉज ये है कि पिछली लाइफ में हम माया के पीछे भागते रहे, इल्यूजन्स के पीछे भागते रहे। तो जब तक हम इल्यूजन्स के पीछे भागते रहते हैं, इच्छाओं के पीछे, डिजायर्स के पीछे भागते रहते हैं, तब तक इट विल लीड टू समथिंग एल्स। मतलब वही कारण बनेगा, वही कॉज बनेगा किसी और फिनोमेना का। और यहाँ पर जिस फिनोमेना की बात हो रही है वो है पुनर्जन्म। पतिच्छ संपदा का मतलब होता है डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हर घटना का कॉज है, हर घटना किसी कॉज पे डिपेंड है। अगर कॉज नहीं है, कारण नहीं है, तो वो घटना नहीं हो सकती। आप भी यहाँ पर जो बैठे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, उसके पीछे का भी कारण है, अदरवाइज आप रैंडमली यहाँ थोड़ी बैठते। कारण है क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं, आपको बुद्धिज्म पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो पतिच्छ संपदा मतलब डिपेंडेंट ओरिजिनेशन। हर घटना का कोई कॉज होता है, घटना जो है वो कॉज पर निर्भर करती है, ये आप यहाँ पाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे परमिता की। परमिता वर्ड क्या होता है? परमिता का मतलब होता है परफेक्शन। देखो, गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं क्लेम किया कि वो भगवान है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, या फिर ये जो नॉलेज मुझे मिली है ये कोई एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा मुझे पास ऑन की गई, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने कहा कि सेल्फ एफर्ट्स के ज़रिए हर कोई इस नॉलेज को गेन कर सकता है, एक्वायर कर सकता है। तो उनका कहना था कि जैसे मैं वाइज हुआ, मैं एनलाइटन हुआ, वैसे हर कोई एनलाइटन हो सकता है। तो उनका कहना था कि अगर मैं बुद्ध बना हूँ तो हर कोई बुद्ध बन सकता है। लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन जो बुद्ध वर्ड है वो सिर्फ हम आपके लिए यूज़ करेंगे। आपके बाद जितने भी लोग एनलाइटन होंगे इसी जर्नी को फॉलो करते हुए, हम उन्हें अरहत कहेंगे। शायद ये वर्ड कहीं ना कहीं तो मैंने लिखा है, हाँ, अरहत, अरहत कहेंगे। तो अरहत भी एनलाइटेंड वन ही होता है। तो ऐसे करके हर कोई एनलाइटन हो सकता है सेल्फ एफर्ट से, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना है। लेकिन जब वो व्यक्ति एनलाइटन होता है, जब वो बुद्ध या अरहत बनता है, वाइज बनता है, तो उसके अंदर ये 10 परफेक्शंस देखे जा सकते हैं। ये 10 परफेक्शन उसके अंदर देखे जा सकता है। जैसे कि वो जेनरस बन जाता है, वो दानी बन जाता है, वो हाई मोरालिटी का व्यक्ति बन जाता है, वो बहुत आसानी से चीज़ों को त्याग सकता है, वो वाइज बन जाता है,
उसके अंदर हर चीज़ को लेकर अच्छी एनर्जी होती है, उसके अंदर पेशेंस, संतोष बिल्ड हो जाता है, वो हमेशा सच बोलता है, वो किसी चीज़ को डिटरमाइन कर ले तो उसके पीछे लगकर उसे हासिल करने के लिए मेहनत करता है, उसके अंदर प्रेम का भाव होता है मतलब मित्रता, उसके अंदर एक्वाएनिमिटी यानी कि उपेक्षा भी होता है। इसका मतलब उस एक्वाएनिमिटी का मतलब होता है इक्वल अप्रोच, यानी कि इस व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे लेकिन वो उसे हताश नहीं कर सकती क्योंकि उसे पता है कि आज उतार है तो कल चढ़ाव होगा, आज चढ़ाव है तो कल उतार होगा, वो अप डाउन होते रहते हैं। तो हर सिचुएशन के प्रति उसकी जो अप्रोच है वो सेम रहेगी। तो एक्वा एनमिटी, आपको ये वर्ड पता होनी चाहिए, दान, शील, निखम्मा, पय्य, वीर्य, खंति, सच्च, अधिष्ठान, मित्त और उपेक्षा। तो ये हैं आपके 10 परमितास, ये आपको ध्यान रखने। बुद्धिज्म के अंदर भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हिंसा नहीं करनी जैसे जैनिज्म में, लेकिन जैनिज्म में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, है ना, कि पेस्टिसाइड्स भी यूज़ नहीं कर सकते, फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं कर सकते, रूट वेजिटेबल्स नहीं खा सकते, उस लेवल तक नहीं है। लेकिन हाँ, बुद्धिज्म में भी अहिंसा का कॉन्सेप्ट है। 5 परसेप्ट्स भी बताए गए हैं, किसी को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी है, अडल्ट्री प्रैक्टिस नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, और यहाँ पर किसी तरह की इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक जो है वो भी कंज्यूम नहीं करनी है। तो ये सब बुद्धिज्म से जुड़े हुए आइडियाज़ हैं, टीचिंग्स हैं, फिलॉसफी का पार्ट है जो हमने यहाँ पर देखा। अविद्या, अविज्ञ नहीं रहना, किसी भी चीज़ के प्रति गलत ज्ञान जो है वो भी हमें दुख की तरफ ले जाता है। तो अविज्ञ या अविद्या भी इल्यूजन का ही पार्ट है, ऐसा बुद्धिज्म में कहा गया है। अब हम थोड़ी सी आगे कुछ टेक्निकल चीज़ों पर बात करेंगे। मतलब कि पॉइंट ये है कि अब गौतम बुद्ध 80 साल की उम्र तक यहाँ पर पढ़ाते रहे, शिक्षा देते रहे, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब जब उनकी डेथ हुई तो उन्होंने क्या किया था ना, उन्होंने यहाँ पे संघ सिस्टम शुरू किया था। संघ मतलब एक प्रकार का एसोसिएशन। आप यहाँ पर गौतम बुद्ध के साथ इस तरह के एसोसिएशन या संघ में रह सकते हैं। संघ में सबको बराबर माना जाता था, वर्ण जाति सब कुछ बाहर छोड़कर आइए आप, अगर आपको संघ का हिस्सा बनना है तो। संघ में पहले सिर्फ पुरुष थे, भिक्षु हुआ करते थे, महिलाएं अलाउड नहीं थी। फिर गौतम बुद्ध के फेवरेट डिसाइपल आनंद ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो गौतम बुद्ध का कहना था कि पुरुषों की प्रवृत्ति के वजह से अगर महिलाएं यहाँ पर एंटर होती हैं तो बुद्धिज़्म बहुत लंबे समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि संघ में करप्ट एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। काफ़ी गलत था ये स्टेटमेंट, मतलब वो उस सेंस में बोल रहे थे कि पुरुष जो हैं वो यहाँ पर हो सकता है कि महिलाओं को लस्ट के सिंबल के रूप में देखना शुरू कर दें एंड फिर बुद्धिज़्म नहीं बचेगा। लेकिन आनंद ने भी कहा कि इसमें महिलाओं की तो कोई गलती नहीं है, उनके लिए निर्वाण क्यों नहीं? तब गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है, संघ में महिलाओं को भी एंट्री मिलती है। हाँ, गौतम बुद्ध की जो फॉस्टर मदर थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने यहाँ पे बहुत प्रोटेस्ट की थी संघ के बाहर, एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन जो संघ का हिस्सा बनी थी। तो संघ में भिक्षु भी होते थे, भिक्षुनी भी होती थी, और गौतम बुद्ध भी होते थे। अब उनकी डेथ हो गई है, तो अब हो क्या रहा है, कुछ भिक्षु भिक्षुनी जो है ना वो अलग से बात कर रहे थे कि अच्छा हुआ, अब तो हमें कोई बताने वाला नहीं है क्या सही है क्या गलत, अब तो हम संघ में बहुत ही आराम से अपने अकॉर्डिंग ज़िंदगी जी सकते हैं। तो गौतम बुद्ध के फेवरेट स्टूडेंट थे महाकश्यप, उन्होंने ये बात सुन ली और उन्होंने तय किया कि गौतम बुद्ध की डेथ के तुरंत बाद हमें बुद्धिस्ट काउंसिल करनी चाहिए, ताकि हम गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को कंपाइल कर सके और संघ के रूल्स बना सके। अदरवाइज संघ में करप्ट एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी। और वहीं से आप देखोगे तो बुद्धिस्ट काउंसिल्स जो हैं उनकी शुरुआत हुई। तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैं, हम इन चारों काउंसिल्स को रिवाइज करेंगे और इनमें क्या क्या हुआ वो भी देखेंगे। ओके, तो थोड़ा काउंसिल्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं एक टेबल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा देखते हैं बन जाएगी तो अच्छा है। कॉलम्स तो बहुत बना दिए हैं मैंने। ओके,
तो देखो जैसे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुई है? राजगृह में हुई है। मैं सिर्फ लेटर्स लिख रही हूँ। राजगृह कहाँ है? राजगृह इज इन बिहार। ये जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, किसी ना किसी राजा ने तो इसको पैटर्नाइज किया होगा, तो अजात शत्रु जो था उसने यहाँ पर इसे पैटर्नाइज किया। हर काउंसिल जो होती है उसका कोई ना कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी चाहिए होता है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो थे वो थे महाकश्यप। मैं शॉर्ट में ही लिख रही हूँ, ठीक है। हर काउंसिल का कुछ ना कुछ आउटकम होगा, आउटकम मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। तो फर्स्ट जन बुद्धिस्ट काउंसिल हो गई। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद सेकंड हुई। सेकंड जो है वो कहाँ पर हो रही है? सेकंड हो रही है वैशाली में। वैशाली कहाँ है? बिहार में। अगेन वैशाली। ये जो पैटर्नाइज किया गया है, ये शिशुनाग डायनेस्टी के राजा थे काल अशोक, उन्होंने यहाँ पर पैटर्नाइज किया। और इसके जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे वो थे साबाकामी। आउटकम थोड़ी देर में देखते हैं। फिर होती है आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जो कि अगेन बिहार में है। अशोक मौर्यन डायनेस्टी के राजा ने पैटर्नाइज किया था, और मोगाली पुत्ततिसा इसके प्रेसिडेंट थे। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आप थोड़ा कश्मीर साइड होती देखोगे। राजा कनिष्क जो हैं उन्होंने इसको कुषाण डायनेस्टी के राजा ने पैटर्नाइज किया था, और प्रेसिडेंट जो थे वो थे वासुमित्र। वासुमित्र। अब आउटकम देखते हैं, देखो ओके। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल का मकसद था कि गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का कंपाइलेशन होना चाहिए। तो गौतम बुद्ध की टीचिंग्स कंपाइल की गई, तो इसमें आप सुत्त पीटक का कंपाइलेशन होता देखेंगे, जिसमें गौतम बुद्ध की टीचिंग्स है। लेकिन जो संघ थे उनके रूल्स भी बनाने थे, तो रूल्स बनाने के लिए यहाँ पर एक और बुक कंपाइल हुई है, विनय पीटक। इसी तरह से थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो थी उसमें भी बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट कंपाइल हुआ है, अभिधम्म पीटक। अभिधम्म पीटक में भी टीचिंग्स है, लेकिन सुत्त पीटक में जो टीचिंग्स है वो इजी टू अंडरस्टैंड है। अभिधम्म पीटक की टीचिंग्स हाईली फिलोसफिकल एंड कॉम्प्लेक्स है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, सबको समझ नहीं आएगी। उसके बाद बाकी की दो काउंसिल्स का कारण क्या था? सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल इसलिए हुई थी क्योंकि विनय पीटक के कुछ रूल्स जो थे उनको लेके कुछ झगड़े हो गए। तो एक सेक्शन ऐसा था जिनका कहना था कि हमें विनय पीटक के रूल्स को थोड़ा इजी कर देना चाहिए, लेकिन दूसरा ग्रुप ऐसा था जो कह रहा था कि नहीं, हमें यहाँ पर रिजिडली इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज संघ करप्ट एक्टिविटीज़ का हब बन जाएगा। तो यहाँ पे दो गुटों के बीच में जो झगड़ा था उसकी वजह से सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, और इसका रिजल्ट क्या निकला? स्प्लिट। मतलब यहाँ पर आपको दो हाउसेज आते हुए दिखेंगे, स्थविरवादीन और महासंघिकाज। स्थविरवादीन वो थे जिनका कहना था कि हमें रिजिडली चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, मतलब वो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स से ही चिपके हुए थे। बट महासंघिकाज का मानना था कि हमें थोड़ा सा चीज़ें आसान करनी चाहिए, थोड़ी लीनियंसी लानी चाहिए। इवन महासंघिकाज तो ये तक कहते थे कि गौतम बुद्ध कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो तो गॉड जैसे थे, तो गॉड वाला आइडिया महासंघिकाज ने ही लाया। तो स्थविरवादी नो चेंजर्स हैं, बट महासंघिका प्रो चेंजर्स हैं, ये चेंज चाहते हैं। इसीलिए ये दो सेक्ट जो थे ये आपके सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में आई। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में भी कुछ ऐसा ही झगड़ा था, और यहाँ पर भी स्प्लिट ही हुआ है। यहाँ पर भी बुद्धिज्म के दो सेक्ट आए हैं, एक है थेरवाद और दूसरा है महायान। मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें समझा देती हूँ। देखो क्या हुआ है, जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल थी उसमें आए हैं स्थविरवादीन। तो स्थविरवादीन तो साफ बोल रहे हैं कि नहीं, टीचिंग्स जो हैं उन्हीं को फॉलो करना चाहिए, कोई चेंज नहीं आना चाहिए। पर दूसरी तरफ आप क्या देख रहे हो? महासंघिकास को देख रहे हो आप। महासंघिकास चेंज चाहते हैं, वो तो ये आइडिया भी पुट कर रहे हैं कि गौतम बुद्ध भगवान थे। महासंघिकास से ही इंस्पायर होके महायानी आए हैं, महायान। और स्थविरवादीन जो थे उन्हीं से इंस्पायर हुए हैं थेरवादीन।
मतलब थेरवादिन्स वो हैं जो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स फॉलो करते हैं, उतना ही रिजिडली, मतलब गौतम बुद्ध की टीचिंग्स रिजिड नहीं थी, लेकिन टीचिंग्स को फॉलो करना बहुत ही रिजिड तरह से वो थेरवादिन्स करते हैं। थेरवादिन्स जो थे वो गौतम बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स की सबसे करीब थे। बट महायानीज जो हैं वो अक्सर थेरवादिन्स को हीन यानी कहते थे कि तुम तो हीन हो, तुम्हारा जो तरीका है निर्वाण तक पहुंचने का वो हीन है, वो गलत है, पर हमारा जो तरीका है वो महान है। अब इनका तरीका क्या था? इनका कहना था कि गौतम बुद्ध जो है वो गॉड है और हमें उनकी तरह हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हमें उनकी मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए और उसी से शायद हमें निर्वाण मिले। दूसरा, मतलब ये सेल्फ एफर्ट्स की बात नहीं कर रहे। दूसरा, बुद्धिज्म में बोधिसत्व का भी कॉन्सेप्ट आया। बोधिसत्व कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद निर्वाण के रास्ते पर चल रहा है, लेकिन वो दूसरे लोगों की भी मदद करना चाहता है निर्वाण तक पहुंचने में। तो गौतम बुद्ध को गॉड माना गया, उनकी मूर्ति पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई, बोधिसत्व का कंसेप्ट महायान बुद्धिज्म में आ गया और महायानीज ने इस तरीके को महान कहा। और जो ओरिजिनल टीचिंग्स फॉलो कर रहे थे, जो सेल्फ एफर्ट्स की बात कर रहे थे कि खुद की मेहनत से ही निर्वाण मिलेगा, उस तरीके को हीन बताया। तो यहाँ पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में आपको थेरवाद और महायानीज आते दिखेंगे। फिर जब हम 13th सेंचुरी में जाते हैं तो एक और स्कूल आया, वज्रयान। ये तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना, एक ड्रम है, उस ड्रम के ऊपर बुद्धिज्म के सारे मंत्र लिख दो और उस ड्रम को घुमाते रहो। मतलब बेसिकली वज्रयान बुद्धिज्म इज टैंट्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये टैंट्रिज्म की बात करता है, ये शॉर्टकट्स की बात करता है। कहाँ हम बात कर रहे थे सेल्फ एफर्ट्स की, जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन में भी सेल्फ स्टडी, फिर यहाँ पे आप कोचिंग ले लेते हो, मेंटोर वगैरह ले लेते हो, लेकिन थेरवाद पता है कौन है? वो बाबा हैं जो कहते हैं कि ये पुड़िया है, इसको प्रीलिम्स से एक दिन पहले दूध में मिला के पी लेना, अगले दिन प्रीलिम्स पार। तो ये होता है वज्रयान। इट इज टैंट्रिज्म, इट इज टैंट्रिक स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। ये जो स्थविरवादिन्स और महासंगिकास थी ना, ये आप देख सकते हो, देयर इज अ वेरी बिग गैप थेरवाद और महायान के आने में। तो इस बीच ये स्थविरवादिन और महासंगिकास और भी बहुत से स्कूल्स में स्प्लिट हुए थे। जैसे कि महासंगिकास जो है उसमें से लोकोत्तरवादिन आया था, वहीं स्थविरवादिन जो है उसमें से सर्वस्तिवादिन, समित्या, सौंत्रिका, ऐसे 18 स्कूल आए थे। लेकिन मैंने ये 4 ही लिखे हैं क्योंकि ये यूपीएससी की प्रीलिम्स में आए हुए हैं। मतलब बस उन्होंने ये पूछा था, ज़्यादा कुछ डीप नहीं पूछा, बस ये पूछा था कि ये जो स्कूल है ये बुद्धिज्म का है या जैनिज्म का है। तो वर्ड एसोसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो बोधिसत्व आपको समझ आए। वज्रपानी एक ऐसे ही बोधिसत्व का नाम है, अजंता केव्स में आपको इनकी पेंटिंग भी मिल जाएगी। ऐसे ही अवलोकितेश्वर है जिन्हें हम पद्मपानी भी कहते हैं, वो भी एक बोधिसत्व है। ये कंपैशन से भरे माने जाते हैं। तारा एक फीमेल बोधिसत्व है, ओके। इस तरह से ये सब बोधिसत्व ही आपको दिखेंगे। तो लास्ट के कुछ पोर्शन की तरफ पहुंचते हुए ये पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, बुद्धिज्म में एक आइडिया है सत्कार्यवाद का। सत्कार्यवाद का सिंपल मतलब ये होता है कि हर वही चीज़ जो हमने पीछे भी पढ़ी थी कि हर घटना जो घटित हो रही है उसके जो कारक हैं वो ऑलरेडी मौजूद होते हैं, ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। वो उसी टाइम पर उसी मोमेंट में जन्म नहीं लेते हैं, वो ऑलरेडी हिडन फॉर्म में मौजूद थे। जैसे कि दूध का दही बनना, तो दही इज द आउटकम, लेकिन दही बनने के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो दूध में ऑलरेडी मौजूद थे। वो क्या होता है? सत्कार्यवाद। लेकिन एक और आइडिया होता है असत्कार्यवाद, जो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो इसको गलत मानते हैं। उनका कहना है कि किसी भी घटना के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हिडन फॉर्म में ऑलरेडी मौजूद नहीं होते। मतलब दही जो बना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल्क में मौजूद नहीं थे। अगर ऐसा होता तो हम जो पनीर की सब्जी बनाते हैं उसमें हम दही की बजाय दूध क्यों नहीं डाल लेते? दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। लेकिन सत्कार्यवाद वाले कहते हैं कि अगर ऐसा ही है
तो तेल से दही क्यों नहीं बन सकता, पानी से क्यों नहीं बना लेते दही? दही दूध से ही बन सकता है, मतलब दूध के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे ऐसे जो दही बना सकते थे, इसीलिए दही बन पाया। बेसिक पॉइंट इतना है कि कोई भी घटना घटित होती है ना, उसके पीछे के जो कारक है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो उसी मोमेंट में जन्म नहीं लेते, वो हिडन फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, बस वो उस मोमेंट पे मैनिफेस्ट हो गए। तो सत्कार्यवाद यहाँ आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड है श्रमण। श्रमण वर्ड का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो एक जगह से दूसरी जगह भटके लेकिन ज्ञान की तलाश में, जैसे कि गौतम बुद्ध। तो बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, ये श्रमण ट्रेडिशंस कहलाते हैं क्योंकि इसमें हर कोई ज्ञान की तलाश में भटका है। तो प्रवराज्य या परिवराजक कौन होता है? ये ऐसा व्यक्ति होता है जो घर त्याग दे और उसके बाद भटकना शुरू करे। मतलब पहले गौतम बुद्ध परिवराजक बने, घर को छोड़ दिया, भटकना शुरू किया, लेकिन जब उस भटकने का एक मोटिव बना लिया कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, तो वो श्रमण कहलाए। ओके, अब कुछ और वर्ड्स हैं यहाँ पे, जैसे चैत्य और विहार। ये जो भिक्षु भिक्षुनी होते हैं, ये पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में ये एक जगह ठहर जाते हैं गुफाओं में। तो इनिशियली तो ये नेचुरल केव्स में ठहरते थे, लेकिन बाद में चलकर बुद्धिज्म जैनिज्म जब पॉपुलर हुआ तो आप देखोगे कि बहुत सारी केव्स राजाओं के द्वारा भी कटवाई गई। इन केव्स को दो तरह से यूज किया जाता था, चैत्य और दूसरा विहार। विहार मतलब रहने के लिए, कुछ केव्स रहने के लिए यूज की गई रेसिडेंशियल प्लेस के रूप में, और कुछ केव्स चैत्य यानी कि वर्शिप प्लेस के रूप में इस्तेमाल की गई हैं। बुद्धिज्म में यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी आते हैं, जैसे गौतम बुद्ध के जन्म का सिंबल एलिफेंट है क्योंकि महामाया को सपना आया था। फिर उनका ऋषभ राशि में जन्म हुआ, इसीलिए बुल भी उनके जन्म का सिंबल माना जाता है। इसी तरह से लोटस भी आपको बुद्धिस्ट आर्ट में बहुत मिलेगा। लोटस जैसे कीचड़ में खिलता है, वैसे ही गौतम बुद्ध का जो जन्म है उसको भी कीचड़ रूपी संसार में लोटस के समान माना गया है। फिर उन्होंने घर को त्यागा था, हॉर्स। पीपल का पेड़ निर्वाण का सिंबल है। चक्र, धर्म चक्र उनके पहले उपदेश का सिंबल है, और स्तूप जो है वो उनकी डेथ का सिंबल है, क्योंकि उनके डेथ के बाद उनके जो रिलिक्स थे शरीर के, उनको ले जाकर राजाओं ने उनके ऊपर ऐसे पॉट में डाल के उनके ऊपर स्तूप बनवाए हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो कि बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अश्वघोष, ये कनिष्क के कोर्ट में होते थे। इन्होंने बुद्ध चरित नाम की बुक लिखी है। कुछ दिन पहले जब मैं लिटरेचर करवाया था उसमें हमने बात की थी। नागार्जुन जो हैं ये भी कनिष्क के कोर्ट में ही हुआ करते थे। इन्होंने शून्यवाद की बात की है, मध्यमक स्कूल की बात की है। शून्यवाद का मतलब, देखो ये आइडियाज कनेक्टेड ही है। वो ये कह रहे हैं कि जब भी आप किसी घटना को उसकी कॉज से हटाकर देखोगे तो वो आपको दिखेगी ही नहीं, वो शून्य होगी। मतलब वही आइडिया दैट एवरीथिंग जो हो रही है उसके पीछे का कोई कॉज है। तो शून्यवाद का आइडिया नागार्जुन देते हैं। मैं बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिलोसफी की क्लास नहीं है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज। ओके, काफ़ी लोग अगर यहाँ हताश हो जाए कि शून्यवाद को और डिटेल में कवर करो, वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज। इतना याद रहे अगर प्रीलिम्स के लिए कि नागार्जुन शून्यवाद से जुड़े हैं, बुद्धिज्म से जुड़े हैं, दैट इज इनफ। वासुमित्र, ये भी कनिष्क के कोर्ट में थे और इन्होंने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड भी किया था। असंग जो थे वो गुप्तास के समय में होते थे। वासुबंधु भी समुद्रगुप्त के दरबार में होते थे, ये भी बुद्धिस्ट थे। बुद्धघोष, ये भी बुद्धिस्ट स्कॉलर है। इन्होंने विशुद्धि मार्ग नाम की किताब लिखी है। दिननाग, धर्म कीर्ति, स्थिरमती और धर्मपाल, ये चार नाम जो है ये नालंदा यूनिवर्सिटी में होते थे, प्रोफेसर्स थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में ये बुद्धिज्म पढ़ाते थे। इसी तरह से संघभूति, संघभूति जो है वो चाइना गए थे और वहाँ पर बुद्धिज्म भी फैलाया। उन्होंने सर्वस्तिवाद विनय नाम की बुक भी लिखी है। फिर बहुत सारे राजा है, आपने देखा कि कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया है, जैसे कि बिम्बिसर, ये हरण्यक डायनेस्टी के राजा थे, मगध के। अशोक, मौर्य वंश के राजा। शुंगाज, शुंगाज में आपने देखा अग्निमित्र शुंगा जो है, उन्होंने यहाँ पे काफ़ी स्तूप वगैरह बनवाए हैं। मिनांदर एक ग्रीक राजा थे और इन्होंने नागसेन नाम की एक मॉन्क के साथ बातें की थी और फिर वो बुद्धिज्म से इंस्पायर हो गए एंड देन उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया। नागसेन के साथ जो बातें हैं वो मिलिंद पन्नू नाम की बुक में कवर की गई है।
कनिष्क ऑब्वियसली कुषाण राजा, इनके तो कॉइन्स के ऊपर भी गौतम बुद्ध की आपको फोटो मिलेगी। सातवाहंस, यस सातवाहंस जो कि डेक्कन में रूल करते थे। कितनी सारी गुफाएं हैं यहाँ पे, कितनी सारी गुफाएं हैं। कारले, कन्हेरी, बेड़सा, यहाँ पे भाजा केव्स हैं, पांडवलेनी केव्स हैं, इवन नागार्जुन कोंडा जो साइट है वो सातवाहंस की काफी इंपॉर्टेंट साइट थी। इवन सातवाहंस का कैपिटल धन्य कटका, या जिसको आप धन्य कटका धरनी कोटक भी बोलते हो, ये भी एक बुद्धिस्ट साइट थी। ये महासंगिकाज महायान बुद्धिज्म के लिए काफ़ी पॉपुलर थी। फिर हरिसेन वकटक डायनेस्टी के राजा थे। इन्होंने अजंता केव्स की कटिंग को पैटर्नाइज किया था। और फिर पाल्स आते हैं जो कि बंगाल में रूल करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ओडंतपुरी मोनेस्ट्री, ये सब कुछ इन्होंने पैटर्नाइज किए हैं। बुद्धिज़्म से जुड़े हुए PYQs में मुझे थोड़े बहुत और वर्ड्स मिले हैं जो कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान रखें। जैसे कुटाग्रशाला, कुटाग्रशाला का मतलब होता है कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर भिक्षु भिक्षुनी मिलके डिबेट डिस्कशन कर रहे हैं। साहिज्य भी एक प्रकार का सेक्ट है जो कि बुद्धिज़्म से निकला। बुद्धिज़्म में एक गॉडेस हरिति भी बताई गई हैं, इनका नाम आप याद रखें कि शी इज़ एसोसिएटेड विद बुद्धिज़्म। उसके बाद एक राजा हैं अवंतीपुत्र और उनके डिसाइपल कच्चन्ना, इनकी कहानी मध्यम निकाय में दी गई है। अब मध्यम निकाय क्या है ये आपको लिटरेचर में पता चलेगा, बुद्धिस्ट लिटरेचर प्लेलिस्ट में जाके देखो। अभी के लिए मैं बता देती हूँ, मध्यम निकाय एक्चुअल में एक सेक्शन है सुत्त पिटक का, सुत्त पिटक का ही एक सेक्शन है। सुत्त पिटक में 5 पार्ट्स हैं, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुतारा निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्द निकाय। तो सप्त पिटक में मध्यम निकाय भी आपको मिलता है। अब थोड़े बहुत वर्ड्स जो यहाँ पे रह गए, नाउ फोकस कीजिए। पवर्ण, ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में आ चुका है। इसका मतलब देखो, हम बारिश के मौसम में सारे भिक्षु भिक्षुनी जो है वो केव के अंदर रहे, ठीक है। अब बारिश का मौसम खत्म हो गया, अब हम वापस से चलना शुरू करेंगे। तो वो शुरू करने से एक दिन पहले यहाँ पर सभी लोग बैठते हैं और सारे भिक्षु भिक्षुनी वॉलेंटरीली खुद से यहाँ पर जो उनसे गलतियाँ हुई हैं उनको कन्फेस करते हैं। उस सेरेमनी को पवर्ण सेरेमनी कहते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है, ऐसी ही कुछ और सेरेमनीज बुद्धिज्म में होती है जैसे कि उपसंपाद और उपोस्थ। ये क्या होती हैं ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसको छोड़ दीजिए। बुद्धिज्म जो है ना वो समय के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे महायान बुद्धिज्म आप देखो, जहाँ थेरवादी पाली भाषा यूज़ करते थे, महायानीज ने संस्कृत वगैरह इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, मतलब थोड़ा थोड़ा हिंदुज़म जैसा दिखने लग गया। तो बुद्धिज़्म में भी नेक्स्ट बुद्ध, फ्यूचर बुद्ध के कॉन्सेप्ट आ गए। तो उसमें मैत्रेयी जो है उनके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर बुद्ध हैं, ये आएंगे और ये धरती को बचाएंगे। ऐसे ही पास्ट बुद्ध के भी कॉन्सेप्ट हैं, जैसे सिद्धार्थ पास्ट बुद्ध थे, उससे पहले दीपंकर पास्ट बुद्ध थे। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ आपको यहाँ पर मिलेंगे। आपको कमेंट ये छोड़ दीजिए, आपको कमेंट में बताना है इसी तरह से कि मंजूश्री, क्षितिग्रह और अमिताभ कौन है, ये आपका होमवर्क है। देख लेते हैं पीछे कुछ रहा है क्या। ब्रह्म विहार, यस, ये बेसिकली माइंड के लेवल्स हैं। जैसे मित्त विच इज़ फुल ऑफ लव, उपेक्ष इक्वानिमिटी, यहाँ पर परमिता में भी हमने पढ़ा था। मुदिता मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की ग्रोथ और खुशी में खुश हो, और करुणा मतलब कि कंपैशन। तो इन्हें हम ब्रह्म विहार कहते हैं। एंड यस, इसी के साथ हमने बुद्धिज़्म के मेजरली सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं उनको कवर कर लिया। अगर कोई वर्ड यहाँ पे, मैंने तो देख लिया है कि मैंने सारे ही कर लिए हैं, लेकिन कोई वर्ड अगर रह गया है स्लाइड्स में से तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, सो इट वाज जस्ट फॉर रिविजन। इन डेप्थ स्टडी मैं प्लस में पढ़ाती हूँ ऑब्वियसली इसको, और यूट्यूब पर भी पढ़ाया है, वो भी आप देख सकते हैं, बट ये रिविजन के लिए था। एंड आई होप रिविजन के थ्रू भी काफ़ी नई चीज़ें आपको पता चलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, स्टे ट्यून्ड, टेक केयर।